धारचूला के गलाती धामी गांव में बादल फट गया। कल शाम से धारचूला में मूसलाधार बारिश हो रही है। मल्ली बाजार के घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। बादल फटने के बाद वहां पर स्थिति बद से बदतर हो गई है। कल शाम से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मल्ली बाजार के घरों और दुकानों में मलबा घुस चुका है। कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ चुकी हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा कितना ज्यादा है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी वाहन है, बाइक है, कार है, वो सब मलबे में धंसी हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि लोगों के घर तक मलबा पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो धारचूला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने की वजह से कल रात से, कल शाम से लगातार तेज बारिश वहां पर हो रही है। मल्ली बाजार के जो घर है, दुकान है, वहां पर मलबा घुस गया है। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जो वाहन है, रास्तों में मलबा होने के कारण वाहन भी मलबे में धंसे हुए नजर आ रहे हैं। नीरज कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या मलबे को अभी हटा दिया गया है, क्योंकि लोगों के घरों तक मलबे की खबर आ रही है? जैसे कि गुंजन आपको बताना चाहूंगा, अभी प्रशासन वहाँ पे जुटा हुआ है, मलबा हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार जो ऊपर से मलबा आ रहा है उसे हटाना नाकाम यहाँ पे साबित हो रहा है। और जो यहाँ पे गलाती धामी गाँव क्षेत्र में जो यहाँ पे बारिश के बाद कई मकान इसमें फटने की जद में आए हैं और प्रशासन यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रहा है। जो यहाँ पे मलबा आया, प्रशासन उसको लगातार हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ऊपर से पानी के साथ जो मलबा बह के आ रहा है उसको यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हटाना काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो नीरज, क्या अभी भी बारिश लगातार जारी है, क्योंकि कल शाम से बारिश हो रही है वहां पर? जैसे कि गुंजन अभी आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश रुकी हुई है। इसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया है। प्रशासन के साथ ही यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग और SDRF भी यहाँ पे पहुंच चुकी है, जिसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास धारचूला से आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन चुकी है। बादल फटा, बादल फटने के बाद कल शाम से ही लगातार मूसलाधार बारिश और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। मलबा आने की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। जो वाहन है वो मलबे में दब गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे घरों में मलबा घुसने के साथ ही कार, बाइक ये भी मलबे में धंसे हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर भी धारचूला से सामने आई, जहां काली नदी में 2 मकान समा गए। उफान पर काली नदी बह रही है। काली नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत है। अपने घरों से सुरक्षित जगहों पर लोग पहुंचे हैं। तो काली नदी अब काल बन चुकी है, क्योंकि 2 मकान उसमें समा चुके हैं। उफान पर काली नदी बह रही है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग दहशत में हैं। अपने घरों से सुरक्षित जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए खतरा और भी ज्यादा है। अब देखिए काली नदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार नदी उफान पर है और 2 मकान भी इसमें समा गए हैं। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जो नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया है। कल बादल फटा तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी तस्वीर है, वो भी धारचूला से आई तस्वीर है, जहां पर मलबे में वाहन दबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति वहां पर बेकाबू है। हालांकि थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये 2 तस्वीरें धारचूला के हालात को दिखाने के लिए काफी है कि कितनी मुश्किल में वहां पर लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। कल बादल फटने के बाद लगातार तेज बारिश लोगों के लिए इस वक्त मुसीबत साबित हो रही है। काली नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि 2 मकान समा गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद मलबा लोगों के घरों में जा रहा है पानी के साथ, क्योंकि बारिश हो रही है। ऐसे में पानी के साथ मलबा बह रहा है और रेस्क्यू टीमें वहां पर लगी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, चमोली में कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 13 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है और ये बदलता मौसम लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसे में लगातार बीमारियों की चपेट में भी लोग आते हैं और दूसरी तरफ तेज बारिश लोगों के लिए वहां पर मुसीबत खड़ी कर रही है। नैनीताल, बागेश्वर, चमोली में कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और यही हाल 13 सितंबर तक रहने वाला है, क्योंकि कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। रवि, लगातार तेज बारिश और तेज बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल, क्या कह रहा है मौसम विभाग, कब तक यही रहेगा हाल? बिल्कुल गुंजन, अगर देखें तो आज कुमाऊं क्षेत्र में बारिश ज़्यादा परेशान कर सकती है, जिसमें अगर हम बात करें तो बागेश्वर और नैनीताल जिलों में हाई अलर्ट आज मौसम विभाग ने दिया है। वहीं गढ़वा क्षेत्र के चमोली जिले में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो ऐसे में इन 3 जिलों में आज अलर्ट रहने की मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसको देखते हुए तमाम लोगों को अलर्ट रहना होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से धारचूला और इधर उत्तरकाशी की बात करें तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। धारचूला में अगर बात करें तो वहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है। तो बहुत ज़्यादा बारिश जब एक जगह पर होती है तब क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना होगा। अभी फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो 13 तारीख तक इसी तरीके का उत्तराखंड में बना रहेगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर अलर्ट जारी हो रहा है। और वहीं अगर बात करें पर्वतीय जिलों की तो जिस तरीके से मौसम बदला है, अब सितंबर की 10 तारीख के बाद की अगर बात करें तो धीरे धीरे जो ठंड की आहट है वो भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। चाहे मसूरी और नैनीताल के ऊपरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और कुछ हल्की ठंड का एहसास भी मौसम दिलाने लगा है। सितंबर महीने में जिस तरीके से आफत की बारिश का अलर्ट जारी हो रहा है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जाती हुई बारिश है। ये मानसून के जो है विदाई का वक्त होता है। और ऐसे में उत्तराखंड में जो इस तरीके के इलाके हैं जहाँ पर जो संवेदनशील हैं बारिश के लिहाज से, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश होगी तो लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ेंगी। वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव की दिक्कतों से लोगों को परेशानियाँ हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी आफत की बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में जो भी यातायात कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सचेत रहना होगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा में जिस तरीके से आफत की बारिश कुछ हल्की हुई थी पिछले 2 से 3 दिनों में, ऐसे में बुकिंग बढ़ी है, लोगों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। और ऐसे में अब यहाँ पर भी ज़्यादा प्रशासन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लैंडस्लाइड होती हैं, सड़कें बाधित होती हैं, तो चारधाम यात्रा में लंबे लंबे जाम देखने को मिलेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी के गंगोत्री से भी सामने आने लगी हैं। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर रुड़की में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में छाए घने बादलों के साथ बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। बारिश होने से फसलों को भी फायदा मिलेगा। तो आपको बता दें, रुड़की में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में घने बादल छाए हैं, जिसकी वजह से बारिश भी हो रही है। बारिश से जो लगातार गर्मी पड़ रही थी उस इलाके में, वहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली और फसलों के लिए भी ये बारिश अच्छी है। उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। हेलगू घाट के पास में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौके पर अब तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। यात्री हाईवे को खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। एक बार फिर से बंद हो गया है। हेलगू घाट के पास मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। लगातार बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें लगातार देखने मिल रही हैं। ऐसे में हाईवे बार बार बंद हो जा रहा है और एक बार फिर से गंगोत्री नेशनल हाईवे के बंद होने की खबर सामने आई है। हेलगू घाट के पास में मलबा अचानक से आया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है, बाधित हो गया है। अब हाईवे से मलबे को हटाया जाएगा, उसके बाद जो आवाजाही है वाहनों की वो शुरू हो पाएगी। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों ही तरफ लंबी कतार लगी हुई है। मौके पर अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। दिग्वीर बिष्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिग्वीर, क्या प्रशासन को अभी तक खबर नहीं दी गई है या फिर प्रशासन पहुंच नहीं पाया है? मलबे को किस तरीके से हटाया जाएगा? जी, आपको बता दूं, गंगोत्री नेशनल हाईवे जो कि सुबह 6 बजे से ही बंद पड़ा है और बड़ी मुश्किल के बरसात के बाद जो यात्रा है वो एक बार फिर से पटरी पे लौट आई है। और जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं वो गंगोत्री धाम के लिए रुक कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में जो कि आज सुबह ही जो हेलगू घाट के पास पत्थर आने से मार्ग बंद हो गया था। मलबा काफी मात्रा में आया है। उसके बाद जो बीआरओ को सूचित किया गया, लेकिन अभी तक 9:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीआरओ एक ही मशीन मौके पे है, लेकिन लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं तो पत्थर गिरने से मार्ग नहीं खुल पा रहा, जिस कारण जो कि दोनों तरफ 1-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है। अब जैसे ही जो हेलगू घाट के पास मार्ग पास पत्थर गिरना जैसे ही बंद होगा तो वैसे ही बीआरओ मार्ग खुलने की तैयारी में जुट जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग से अगली खबर, जहां तुंगनाथ दर्शन करने गए श्रद्धालु की मौत की खबर है।
एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। तुंगनाथ में देर रात से तेज बारिश हो रही है। एसडीआरएफ की टीमें रात में ही वहां पहुंच चुकी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें रुद्रप्रयाग से, जहां तुंगनाथ दर्शन करने गए श्रद्धालु की मौत हो गई है। एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज बारिश लगातार वहां पर हो रही है। एसडीआरएफ की टीमें रात में ही वहां पर पहुंच चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां डेंगू से बचाव नहीं करने वाले 14 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने नोटिस जारी किया है। देहरादून में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। डेंगू से बचाव के उपाय और साफ सफाई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे दें। डेंगू से बचाव नहीं करने वाले 14 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश के बीच में, मानसून के बीच में डेंगू के मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं और खासतौर पर छोटे बच्चों को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में 14 स्कूल ऐसे हैं जहां पर नोटिस भेजा गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने नोटिस जारी किया है। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो 100 के पार पहुंच चुकी है। डेंगू से बचाव के उपाय। अब सीधे प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। शिवपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी इस संगठन बनाने में जुट चुके हैं। और वैसे तो आज तो हम पुण्यतिथि में आए हैं। नरेंद्र गिरी महाराज की पहली पुण्यतिथि बाघम्बरी पीठ पर आए। हटाई देते अरे यार, पहले एक सवाल तो पूरा होने दो। पहले हमारी बात सुन लो। पहले हमारी बात सुन लो ताकि बाद। हाँ। तो देखिए, आज हम पहले पुण्यतिथि पर नरेंद्र गिरी महाराज जी की बाघम्बरी पीठ पर जा रहे हैं और संगठन को तो हम मजबूत अपने को कर ही रहे हैं। ये भाई पीछे खड़ जाओ यार, क्यों बार-बार जो डिस्टर्ब कर रहे हो? ललन भाई हटाइए क्या? और 2024 की तैयारी में हैं, लेकिन इतना है, देखिए जो भी गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कैसे फिर आप सेंटर में जाएंगे, सरकार बनाएगी? बस हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, 2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब कैसे रहेंगे वो तो समय बताएगा। मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा है कि मैनपुरी से लोकसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस तरह की खूब चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, वहाँ से अभी तो नेताजी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब नेताजी के रहते और नेताजी अगर लड़ेंगे हाँ, तब तो आप नहीं रहेंगे। तो हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि नेताजी लड़ें। नेताजी को पहले भी हमने जिताया। पहले हमारी विधानसभा उसी में पड़ती है, मैनपुरी लोकसभा में, और पहले वो विधानसभा नेताजी की रही। नेताजी के बाद मैं चुनाव वहाँ से 6 बार लगातार जीत चुका हूँ। तो नेताजी नहीं लड़ते तो आप लड़ेंगे मैनपुरी से? अभी तो समय है, अभी तो नेताजी से बात करना पड़ेगी। विकल्प क्या होगा? अब नेताजी को हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें। हमारा तो प्रयास यही होगा। उनकी जब सीट रही है तो हम उस पर दावा नहीं करेंगे, और जब नेताजी मना करेंगे तब इस पर विचार करेंगे। क्या भाजपा से भी समझौते की गुंजाइश है? अबे हम देखिए कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं किससे हमारा समझौता होगा। अब समय बताएगा। मतलब इनकार नहीं कर रहे ना, इनकार तो नहीं कर रहे हैं। अब समय बताएगा। शिवपाल जी, एक बात, आप बड़े स्पष्टवादी माने जाते हैं,
और सेंटर में अगली जो सरकार बनेगी भाजपा की ये बनेगी या विपक्ष वगैरह की बनेगी, और सरकार में आप शामिल होंगे तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ या उस तरफ? देखिए, आप खुद समझदार बहुत लोग हैं, आप बुद्धिजीवी हो, आपको सब बातों का पता रहता है, और जैसे ही समय आएगा 6 महीना रहेंगे चुनाव के, सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। शिवपाल जी, आप जो है सपा के विधायक हैं और सपा का विरोध करते हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देकर नया जनादेश लेकर आप विधायक बनते हैं? देखिए, हम हमेशा उत्तर प्रदेश में जसवंत नगर से सबसे बड़ी जीत हमारी होती रही। अब की बार भी समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी जीत हमारी है, और जब हमको 111 विधायकों में हम भी जीते थे, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है विधानमंडल मीटिंग में, हम तो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जनरल सेक्रेटरी तो जाने कितने साल रहे, मैं लीडर अपोजिशन भी रहा, और मेरे लीडर अपोजिशन रहने के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। इस्तीफा देकर आप अपनी पार्टी में खुद विधायक बनिए, आप तो जीत ही जाएंगे। आने दो समय, अब तो 2024 में ही आएगा। अच्छा, 2024 में। क्वेश्चन ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश जी मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं। देखिए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मतलब आप अखिलेश का बचाव करेंगे? अच्छा, देखिए, इसलिए कि वो गठबंधन था, हमें तो गठबंधन में शामिल नहीं किया था। जब विधानमंडल दल की मीटिंग थी, मैंने अखिलेश यादव के जो जनरेशन में सर ट्रस्ट है उस पर जाकर के बात करी। जब हम साइकिल से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी में हम पदेन सदस्य हो जाते हैं, अगर कहीं पर भी पदेन सदस्य भी लीडर अपोजिशन होता है, प्रदेश अध्यक्ष रहता है, पदेन सदस्य, उसको निमंत्रण नहीं। आप अखिलेश जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो राजभर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम है या वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? आप देखिए, उन दोनों के बारे में आप जानते हो। सर, अखिलेश यादव ये देखिए, दोनों लोगों के बारे में आप जानते हो, और जानना चाहिए आप लोगों को। अब हम कह रहे हैं कि आप बुद्धिजीवी हो, सब लोग घूमते फिरते हो, तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 100 विधायक लेके आ जाए। देखिए, हम कौन ज्यादा विश्वासघाती है? इस पर हम कोई बात नहीं करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 100 विधायक लेके आ जाए। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है, कहा जाता है आप हवा का रुख भांप लेते हैं। क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे या विपक्ष की सरकार बनेगी? अब इस पर तो देखिए, इतने न तो हम ज्योतिषी हैं, न इतना पूरे देश में मैं घूमा हूँ। मैं केवल उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। ये तो देश का चुनाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव मौर्य 100 विधायक लेकर के आए और हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आपको लगता है कि अगर केशव मौर्य 100 विधायक लेके जाएंगे तो मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या ऐसी संभावना दिखती है आपको? देखिए, अखिलेश यादव ने हमारे बारे में, चाचा के बारे में तो कोई बात कही नहीं है। अगर चाचा के बारे में बात कही होती तो तुम्हें जवाब देता है। अब तो देखिए, अब अखिलेश यादव ने कही बात उनसे कर लो। अच्छा, केशव मौर्य के बारे में बात करी तो अगर अखिलेश पैर छू लेंगे तो चाचा मान जाएंगे। आप देखिए, मैंने कह दिया है, समाजवादी पार्टी में मुझे जाना ही नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं, कोई गठबंधन नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश खाता भी नहीं खोलता। अब ये तो मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं कौन खाता खोलेगा, लेकिन मेरी बात पूछो ना, तब मैं बताऊं। उनकी बात को मैं क्या बताऊं। अखिलेश के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की, तमाम कमियां रह गई, जिसकी वजह से
सरकार नहीं बना पाए, लेकिन वो बार बार मायावती पर निशाना साधते हैं कि उनकी वजह सीटें हार गई। क्या मानते हैं आप, अखिलेश की अपनी कमियां थी या मायावती उनको सरकार नहीं बना देखिए, मैं इतना जानता हूँ, अखिलेश अपनी कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। और जब उनका संगठन ही पूरे, मैंने तो देखा जब उनके साथ में जब रहा तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं था, टिकट ठीक से नहीं बांट पाए। लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ, उस समय जनता चाहती थी सरकार बने। अखिलेश यादव ने जो संगठन बनाया था वो सरकार बने, जनता चाहती थी। लेकिन ये अपने संगठन को ही नहीं संभाल पाए, टिकट ठीक नहीं बांट पाए। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं सेंटर की अगले चुनाव में, लोकसभा के? देखिए, हम केवल अपना देख रहे हैं, न कांग्रेस का देख रहे हैं, न गठबंधन का देख रहे हैं। जब 6 महीना रहेंगे चुनाव तब इन बातों को हम बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा हितकर किसको पाते हैं जनता का, कांग्रेस भाजपा? अब देखिए, ये जनता समझ रही है, जनता सब समझती है और जनता ही निर्णय लेती है। और जब जनता निर्णय लेती है तब एक तरफा चला जाता। अच्छे अच्छे को हमने देखा है ना, हमने कांग्रेस को भी देख लिया है, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है। जब जनता निर्णय लेती है ना, तब सब खड़े रह जाते हैं। अच्छा, नड्डा ने कहा है कि ये कांग्रेस भाई बहन की पार्टी होकर रहेगी। अब ये तो नड्डा जी के दिमाग में होगा ना, मेरे दिमाग में तो ऐसी कुछ बातें हैं नहीं। अच्छा देखिए, अब ललन भाई हैं, इनका घर है, पड़ोस में बोर्ड लगा है, कब्जे हो रहे हैं। यहाँ के MLC सुरेंद्र चौधरी इनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं। वैसे तो मैं सब DM वगैरह सबसे तो कह चुका हूँ। अब मैं सीधा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि भाई जब बुलडोज़र चल रहा है, कब्जे करने वालों पर बुलडोज़र चल रहा है, इस पर चल रहा है, तो हम पूछेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, भाई यहाँ जब कब्जे करने वाले लोग हैं उन पर कब कार्रवाई, कब खाली करा? मतलब भाजपा के लोग कब्जे में कब्जा शुरू कर दिया? हाँ, कर दी है, तो उनके बारे में हम मुख्यमंत्री से बात देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है, प्रदेश में चरम सीमा पर, और नौकरशाही इस समय हावी है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की, MLA, MP, यहाँ तक कि मंत्रियों की सिफारिश पर भी तो रिश्वतखोरी चल रही है। तो मुख्यमंत्री से इस बारे में हम बात करेंगे कि भाई कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार जो सरकारी कार्यालय में चल रहा है उस पर रोक जरूर लगना चाहिए। देखिए, नौकरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की कोई बात नहीं सुनी जाती। अच्छा, आपकी पार्टी के भाजपा के संभावनाओं के सवाल पर हमने केशव मौर्य से सवाल किया, उन्होंने कहा ये शिवपाल जी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो पहले तो करेंगे, इच्छा जताएं फिर हम लोग विचार करेंगे। आप लोग इच्छा कब जताएंगे? अब समय आने दो, समय पर ये सब बातें होंगी। हमें कहाँ किससे गठबंधन करना है, कैसे करना है, ये समय पर। अभी केवल मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी में नहीं जाते, समाजवादी पार्टी जहाँ गठबंधन में शामिल होगा, क्या आप उसमें शामिल रहेंगे, उसमें शामिल? इस पर अभी देखिए, मुझे विचार करना है और मुझे अपने पार्टी में भी बात करनी है। हमारे यहाँ भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनमें सब में बात करके, अभी तो समय है, अभी तो पौने 2 साल हैं, ये सब बातें चुनाव आते आते नज़दीक जब आएगा तब बातें हो पाएंगी। तो प्रयागराज से शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही और एक बात स्पष्ट कर दी कि समाजवादी पार्टी में तो हम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हम स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर देंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।